जय हिंद साथियों। आज तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि सिखों के गुरु नवे गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह की शख्सियत पर आज हम बात करेंगे। तमाम जो उनकी खिदमत है हिंदुस्तान के अंदर, मुग़लों के दौर में जिस तरीके से उनका रिलेशन रहा है और लोगों से किस तरीके से उनकी जो खिदमत रही हिंदुस्तान के अंदर, उस पर आज हम बात करेंगे। और आज उन पर, उनकी शख्सियत पर, उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान खुसूसी हैं, सरदार दया सिंह साहब, जो ऑल इंडिया पीस मिशन के अध्यक्ष भी हैं और सिख के समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और करंटली इश्यूज़ पर हमेशा वो लिखते रहते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। और गुरु नानक ने पहले बार 5 इश्यूज़ को लेकर पूरे उस समय के हिंदुस्तान में उन्होंने यात्रा की। उनको पाखंड मुक्त समाज चाहिए था, उनको जातिवाद मुक्त समाज चाहिए था, उनको शोषण मुक्त समाज चाहिए था, उनको नशा मुक्त समाज चाहिए था और उनको भय मुक्त समाज चाहिए था। इसीलिए हिंदुस्तान समाज से बोला। गुरु नानक के बाद दूसरे गुरु अंगद देव जी आए। गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि, ताकि लोग अपनी आवाम अपनी लिपि में, अपनी बोली में बात कर सकें, तो गुरु अंगद देव जी आए। गुरु अंगद देव के बाद गुरु अमरदास जी, जिन्होंने लंगर की व्यवस्था आरंभ की और अकबर बादशाह उस लंगर में आए और उन्होंने 85 गांव गुरु अमरदास जी की बेटी के नाम उन्होंने पेश कर दिए, भेंट कर दिए। और उसी में तरन तारण साहब और उसी में सारे गुरुद्वारे बहुत बने। अकबर बादशाह के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे। और गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास जी आए और गुरु रामदास जी ने रामदास सरोवर, जो अमृतसर का सरोवर है, वो अमृतसर का सरोवर तैयार किया। और उसके बाद गुरु अर्जन देव जी, और गुरु अर्जन देव जी ने जहाँ गुरु ग्रंथ साहब की संपादना हुई और वहीं हरमंदिर साहब की स्थापना भी हुई। और गुरु हरगोबिंद साहब जी जो छठे गुरु थे, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अकाल तख्त की सिर्जना की, मीरी पीरी के सिद्धांत को लेकर आए और सबको नज़दीक लाने की कोशिश की कि आओ मिलकर और अज़मत और इज़्ज़त से, स्वैमान से कैसे रहा जाए, इस बात को उन्होंने पेश किया। उसके बाद गुरु हर्राय साहब, और गुरु हर्राय साहब ने सबको जोड़ने की व्यवस्था की ताकि लोग सब एक दूसरे के साथ जुड़े। और गुरु हर्राय के बाद गुरु हरकिशन साहब जी, जिनका बंगला साहब स्थान दिल्ली में भी है। गुरु हरकिशन साहब जी बहुत छोटी उम्र में थे और छोटी उम्र में ही उनका इंतकाल हुआ, जो कि जोत समा गए। और उसके बाद गुरु तेग बहादुर साहब आए और गुरु तेग बहादुर साहब के गुरु हरगोबिंद साहब के सामने आए तो गुरु हरगोबिंद साहब के ही बेटे थे गुरु तेग बहादुर। हमें अगर गुरु तेग बहादुर को समझना है तो हमें सिख इतिहास के वो पन्ने समझने पड़ेंगे, उन इतिहास के उन पन्नों को जानकारी देनी पड़ेगी कि उन्होंने क्या किया। गुरु हरगोबिंद साहब ने जब अपने बेटे राम राय, गुरु हर्राय को उन्होंने गद्दी दी, उसकी लीडरशिप हर्राय के पास आई। और एक बात और भी समझ लेनी चाहिए कि गुरु कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल खोला हुआ था। गुरु का अर्थ लीडरशिप है। लीडर कौन है? गुरु का अर्थ यहाँ लीडर से है, नेता से। और सिख का अर्थ फॉलोअर से है, अनुकरण जो करता है, उसके रास्ते पर जो चलता है वो सिख है। सिख कोई स्कूल का शिष्य नहीं है जो लोग आमतौर पर कहते हैं। तो मेरा मानना है कि गुरु हरगोबिंद साहब से एक नए किस्म की एक मूवमेंट खड़ी होती है, जो मीरी और पीरी दोनों ताकतें बन जाती हैं, जो समाज को भी ले जा सकती है, समाज में एक नए किस्म का समाज पैदा कर रही है। और दूसरी तरफ वो मुग़ल सल्तनत का मुकाबला, उस डिक्टेटोरियल का मुकाबला, उस तानाशाही का मुकाबला भी करने के लिए तैयार। तो मेरा ये कहना है कि गुरु हर्राय साहब और गुरु हर्राय साहब के बाद गुरु हरकिशन साहब जब गद्दी पर 8वें गुरु बैठे, तो वो यहाँ बंगला साहब, जो राजा जय सिंह का बेंगलो है, और राजा जय सिंह औरंगज़ेब के सेनापति हैं, उनके बंगले में ठहरते हैं, उनके बंगले में आते हैं। इसी से हमें पता लगता है कि गुरुओं के मुग़ल सल्तनत के साथ खट्टे और मीठे दोनों ही संबंध रहे। जो उन्होंने अच्छे काम किए तो गुरु उनके साथ खड़े रहे, जो उनके गलत काम थे उसका विरोध भी किया, ऐसा नहीं कि उसका विरोध नहीं किया। अब हम इस बात को लेकर, जो बात आपने उठाई कि गुरु तेग बहादुर पर चर्चा की जाए। गुरु तेग बहादुर का जीवन बहुत कमाल का है। पहले बार एक चीज़ हमारे सामने आती है कि गुरु हरकिशन साहब ने अपनी जगह किसी को नियत नहीं किया कि मेरे इस गद्दी पर इसके बाद मेरे बाद लीडर कौन हो, और 6 महीने कोई लीडरशिप नहीं थी। ये पहले गुरु तेग बहादुर हैं
जिनकी खोज भी सिखों ने स्वयं की। गुरु तेग बहादुर को गुरु शिव की जो खोज है वो भी सिखों ने आप की, और गुरु तेग बहादुर गुरु बने और गुरु एस्टेब्लिश हुए। तो गुरुओं के बाद गुरु तेग बहादुर के सामने उन्होंने यात्रा की। पहले उन्होंने लंबी यात्रा की, उसके बाद अगर किसी लंबी यात्रा है तो या तो गुरु नानक की लंबी यात्रा है या फिर गुरु तेग बहादुर की लंबी यात्रा। अब एक बात और हमें समझ लेनी चाहिए कि जब तक हम राज सत्ता को नहीं समझेंगे उस समय औरंगज़ेब का राज सत्ता। संभाजी को जेल से निकाल दिया जाता, संभाजी को जेल से निकाल दिया जाता। जब संभाजी को जेल से निकाल दिया जाता तो औरंगज़ेब राजा राम सिंह के खिलाफ हो जाते हैं, जो राजा जय सिंह का बेटा है। राजा राम सिंह के खिलाफ हो जाते हैं। अब राजा राम सिंह को क्या सज़ा दी जाए? सीधे तौर पर सज़ा औरंगज़ेब नहीं दे सकते, तो उन्होंने सोचा कि इनको आसाम के मुहिम पर भेज दिया जाए। वहाँ जितने बार भी हमने कोशिश की, औरंगज़ेब ने मुग़ल सल्तनत में कोशिश की, वहाँ हार मिली, तो उन्होंने राजा राम सिंह को उस मुहिम के लिए आगे भेज दिया ताकि वहीं ख़त्म हो जाएंगे और ये बात मेरे ऊपर नहीं आएगी। तो औरंगज़ेब ने उस पर भेज दिया। पर क्योंकि राजा राम सिंह को पता था कि गुरु तेग बहादुर के समय के साथ उनके और गुरु नानक के समय से इन लोगों के पारिवारिक संबंध रहे, नज़दीकी संबंध रहे, और नज़दीकी संबंध होने का कारण ये बना कि राजा राम सिंह सीधे पटना, जहाँ गुरु तेग बहादुर साहब गए हुए थे, तो वहाँ पटना पहुँचे और पटना जाके उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब के सामने अपनी ये सारी बात कही। तो क्योंकि चक्रध्वज राजा जो अहोमी कबीले का राजा था, आसाम का राजा था, चांदनी चौक में जो गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारा उसी टाइम से मेरे ख्याल से बना होगा, औरंगज़ेब के टाइम से ही। अब हमारा ये कहना है कि जब पटना में राजा राम सिंह गुरु तेग बहादुर साहब को मिले तो उन्होंने कहा कि आपका संबंध है अहोमी कबीले का जो आसाम का राजा है उसके साथ गुरु नानक के समय से संबंध है। अगर आप आ जाएं तो मुझे इस लड़ाई में आसान हो जाएगा, इसके कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। तो गुरु तेग बहादुर उनके साथ गए और आसाम में जाकर ये पहली संधि, आसाम और हिंदुस्तान के बीच में एक पहली संधि हुई, जिससे 7 स्टेटों का रास्ता, और 7 स्टेटें जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो हिंदुस्तान का पार्ट जो पहले नहीं थी, तो गुरु तेग बहादुर ने वो संधि करवाई और उससे ये 7 स्टेट भी हिंदुस्तान का हिस्सा बनी। वहीं से चलकर धुबड़ी साहब से चलकर आसाम, धुबड़ी साहब से चलकर वो ढाका गए और ढाका में जाकर फिर वहाँ से वापस आए। एक तो गुरु तेग बहादुर साहब का जीवन काल ये है। एक दूसरा जीवन काल है जिसकी बहुत चर्चा होती है। सिख गुरुओं ने कभी भी ऐसा कोई रास्ता नहीं अडॉप्ट किया कि जिससे समाज में खलबली पैदा हो, हिंदुस्तान के अवाम में खलबली पैदा हो जाए। उनका ये मानस रहा कि हिंदुस्तान का अवाम की इज़्ज़त और मानस ये बरकरार रहना चाहिए। उसमें जो हालात पैदा हो रहे थे, ऐसा लगता था कि तानाशाही की तरफ सल्तनत बढ़ रही। उस तानाशाही के खिलाफ गुरु तेग बहादुर ने पहले बार आनंदपुर साहब से चलकर, जहां उन्होंने आनंदगढ़ किला बनाया, तो आनंदगढ़ किले से वो चले और चल के वहाँ से चलकर 1675 में ईस्वी में वो चले और वहाँ से चलकर वो पटियाला, जो औरंगज़ेब के रिश्तेदार थे, जो सूबेदार थे, उन्हीं के वहाँ टिके, वहीं रहे। 4 महीने वहाँ रहने के बाद वो वहाँ से चलते हुए दिल्ली आए और दिल्ली में उनके सामने एक प्रस्ताव था। जो गुरु तेग बहादुर ने ये बात कही औरंगज़ेब से, ये जो तानाशाही वाला रास्ता है आप इसको छोड़ दो। इस तानाशाही के रास्ते से आम आवाम की जो इज़्ज़त और मान मर्यादा है वो ख़त्म होती है। मेरा ये मानना है कि हमें आवाम की मान मर्यादा और इज़्ज़त को बरकरार रखना। औरंगज़ेब ने, जो उनके काजी थे, जो उनके बाकी लोग थे, उन्होंने कहा कि आपने इसका बगावत है, हम इसको बगावत मानते हैं। और जो बगावत की उनके मन में था कि जो बगावत का जो सज़ा है वो शायद उस समय की सल्तनत के सामने यही सज़ा थी जो गुरु तेग बहादुर को शहीद किया गया। और शहीद किया, जहाँ शहीद किया गया वहाँ आज शीशगंज गुरुद्वारा साहब की स्थापना हुई और जहाँ उनका संस्कार किया गया वो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब की स्थापना। मेरा ये कहना है कि गुरु तेग बहादुर साहब का जब हम ये 400वां वर्ष मानते हैं, हमारे सामने एक सवाल,
कि गुरु तेग बहादुर एक ऐसे समय आए सामने जब देश में एक तरफ तानाशाही का दौर था और एक तरफ अजमत का सवाल था कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति हो, आज़ादी हो, वो आज़ादी से रह सके। सवाल ये है, आज भी हमारे सामने सवाल वही के वही बरकरार। आज भी हमारे सामने अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई है। आज भी हमारे सामने उस सारे सिस्टम की आज़ादी की लड़ाई है जो तानाशाही की तरफ जब देश बढ़ रहा हो। तो उसके मुकाबले में गुरु तेग बहादुर साहब का ये 400वां वर्ष हमें एक नई दिशा देता है, ताकि हम सब मिलकर उसका मुकाबला करें, ताकि देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी रहे, आम जन की इज्जत और मान और मर्यादा बनी रहे, इंसाफ मिले और इंसानियत का राज हो। हम इस बात को लेकर, अगर उस समय गुरु तेग बहादुर साहब के सामने सवाल था तो आज भी वही सवाल हमारे सामने खड़े हैं। मैं थोड़ी सी बात आपके सामने और कर 1920 का एक है, 1919 में जलियांवाला बाग। आज जो लोग कहते हैं, जब गुरु तेग बहादुर का 400वां वर्ष हम मना रहे हैं, उनके प्रकाश को मना रहे हैं और उनकी शहादत को भी हम याद कर रहे हैं, उनके उस जीवन को भी याद कर रहे हैं, तो हमें आज ये भी समझना होगा कि अंग्रेज़ आया, अंग्रेज़ की सत्ता थी, अंग्रेज़ की सत्ता के खिलाफ हमारा क्या था, रोलट एक्ट बना। रोलट एक्ट कैसा था? रोलट एक्ट वैसे था जैसे टाडा और पोटा बने, जैसे आज UAPA बने। हमारा ये कहना है कि अगर आप गुरु तेग बहादुर साहब के उस जीवन को देखना चाहते हैं, अगर आप गुरु तेग बहादुर साहब के उस जीवन को याद करना चाहते हैं, उनके प्रति कुछ समर्पण की भावना रखते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि जब गुरु तेग बहादुर उस बात को नहीं सहार सके और उन्होंने अपनी शहादत दे दी, तो आज भी हम ये समझते हैं कि 1920 में बाबा खड़क सिंह सिख लीग की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू मीटिंग में थे। मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द आज भी हमें समझने चाहिए। मोहम्मद अली जौहर ने ये कहा कि खालसा जी, हमारे बुज़ुर्गों ने हाकिम रहते आपके ऊपर ज़्यादतियाँ की हैं, मैं उसका पश्चाताप करता हूँ। मेरी और मेरे भाई शौकत की गर्दन मैं पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट ले। पर आज ज़रूरत है हम सबको एक होने की, हम सबको मिलकर चलने की, हमको मिलकर आगे बढ़ने की, तभी हम अंग्रेज़ हुकूमत को उखाड़ फेंक सकते हैं। आज भी हमारे सामने वही सवाल खड़ा है, आज भी हमारे सामने उसी की तरह, आज भी टारगेट पर है। कभी सिख टारगेट पर आया, कभी मुसलमान टारगेट पर आया, कभी आदिवासी टारगेट पर आया, कभी दलित टारगेट पर आया। हम निशाना बन गए। हम ये समझते हैं कि आज़ादी की लड़ाई हम सब ने मिलकर एक लड़ी। आज़ादी की लड़ाई के बाद हमारा विभाजन भी हुआ, हम सब एक थे, हमारा विभाजन हुआ। विभाजन के बाद जिस देश की हम बात कर रहे हैं, जिस भारत की हम बात कर रहे हैं, यहाँ तो एक गणतंत्र का राज था, संप्रभुता थी। हम आज देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से जिस रास्ते पर देश चला है, वो रास्ता बहुत खतरनाक है। वो आपस में बांट रहा है, किसी को हिंदू के नाम पर, किसी को सिख के नाम पर, किसी को मुस्लिम के नाम पर, किसी को दलित के नाम पर, किसी को आदिवासी के नाम पर, और हम नए नए नाम उनको दिए जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि गुरु तेग बहादुर साहब जब उन बात को नहीं सहार सके, आज हमारा भी मानना है कि आओ फिर से हम अपना समर्पण गुरु तेग बहादुर साहब की उस आज़ादी और उस बात को करें, ताकि आओ मिलकर फिर से चलें और मिलकर बैठें, मिलकर सारे आगे बढ़ें। यही रास्ता है और यही समर्पण होगा, यही